बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन। आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगी। प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इस दरख्त के पीछे छुपे हुए 1 घंटा हो गया था। इनके जाने का यकीन करके अब मैं यहाँ से उठी थी। अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो हर तरफ फैला सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इन अनजान रास्तों पर भटक कर मैं घर जाने का रास्ता मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। फिर भी आंसू बहाती हुई एक तरफ चलने लगी। मैं अभी सड़क तक जाने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने पलट कर देखा तो वो एक ज़ईफ़ औरत थी। बड़ी सी चादर से मुंह ढांपे हुए वो मुझे कह रही थी कि बेटी, इस खौफनाक जंगल में कहाँ भटकती फिर रही हो? चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाती हूँ। इस घने जंगल में इस बूढ़ी औरत की मौजूदगी हैरान कुन थी। फिर मैं इसका यकीन करके इसके साथ चल पड़ी थी, ये जाने बगैर कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रही है। मेरा नाम ज़ारा है। मेरा तल्लक एक ऐसे घर से था जहाँ पर इंसानों की कोई इज्जत ना थी। हर कोई एक दूसरे को काट खाने को दौड़ता था। इसकी वजह यह थी कि रिश्तों में मोहब्बत नाम को भी ना थी। अब्बू अम्मी से सख्त नफरत किया करते थे। इसकी वजह यह थी कि शादी को 20 साल गुजरने के बावजूद भी वो इन्हें एक बेटा पैदा करके ना दे सकी थी, जिसका अब्बू को बेहद रंज था। जब खानदान वाले इन्हें ताना देते कि सगीर अहमद, तुम्हारा बुढ़ापे कैसे गुजरेगा, तुम्हारे यहाँ तो कोई जवान बेटा भी ना है। ये बातें सुनकर अब्बू को नहायत गुस्सा आता और वो अपना गुस्सा अम्मी के ऊपर आकर उतारते। कभी इनके साथ मारपीट करते तो कभी गालम गलौज। इस सूरत हाल में हम तीनों बहनें किसी कोने में छुप जाया करती थी, क्योंकि हमें अपने अब्बू के गुस्से से बेहद डर लगता था। जब भी अब्बू दादी की तरफ से होकर आते तो दादी इनके इतने कान भर दिया करती थी कि वो घर आकर अपनी नफरत का इजहार हम बहनों और हमारी अम्मी से ज़रूर करते थे। मैं अब 20 साल की हो चुकी थी और मैंने 12 जमातें पढ़ ली थी। मुझसे छोटी सारा और मायरा थी जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि अब्बू ने कभी हमें गोद में उठाकर प्यार किया हो, बल्कि वो हम तीनों बहनों से अजीब सी बेजारी का इजहार करते। एक हमारी अम्मी ही थी जो दिन रात हमारे नाज नखरे उठाया करती और हमारी हर ज़रूरत की चीज़ हमें ला कर दिया करती। अब्बू जिस जगह पर नौकरी करते थे इनकी तनख्वाह अच्छी खासी थी, जिसमें हम तीनों बहनें बहुत ऐश से अपनी ज़िंदगी गुजारते। लेकिन अब्बू कभी भी अपनी पूरी तनख्वाह अम्मी को ना दिया करते थे। वो सिर्फ खर्चा के नाम पर थोड़ी सी रकम अम्मी को थमा दिया करते थे। अम्मी को सिलाई आती थी, इस वजह से इनकी मोहल्ले में अच्छी सिलाई की धूम थी, जिसकी वजह से मोहल्ले के अच्छे घराने की खवातीन इनसे कपड़े सिलवा कर अच्छी सिलाई दे दिया करती, जिससे अम्मी अपनी और हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी कर लिया करती थी। अब अम्मी और अब्बू दोनों बुढ़ापे की जानब माइल थे। अब्बू से नौकरी ना हो रही थी तो दूसरी तरफ अम्मी की बिनाई भी सिलाई कर कर के मुतासर हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी, बल्कि नौकरी करके अब्बू का सहारा बनूँगी और इनकी बेटा ना होने की ख्वाहिश को मैं इस तरीके से पूरी करूँगी कि इन्हें बेटा बनकर दिखाऊँगी। फिर एक दिन अब्बू की फैक्ट्री से फ़ोन आया जब इन्हें कंपनी में ही हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो अस्पताल चले गए थे। अब्बू भले ही हमसे अपनी नफ़रत का इजहार करते रहते थे, लेकिन मैं इनसे बेहद मोहब्बत करती थी। इसलिए ये बात सुनकर हम रोने लगे और मैं फ़ौरन ही अम्मी के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वहां जाकर पता चला कि अब्बू को एक दिल की बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी था, वरना इन्हें कभी भी हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता था, जो इनके लिए जानलेवा साबित होता। अब मैं और अम्मी अब्बू को घर ले आए थे। मैंने देखा कि अब्बू घर आकर बहुत चुप से थे, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया था कि अब्बू को अब हरगिज़ काम के लिए फैक्ट्री नहीं जाने देना है, बल्कि मैं खुद ही कोई नौकरी ढूंढकर अब्बू की जगह पर नौकरी करूँगी। फिर मैं काफ़ी दिनों तक खुद को सड़कों पर ख्वार करती रही। हमारे मोहल्ले से 2-3 लड़कियां किसी फैक्ट्री में काम करती थी। मैंने इनसे कह रखा था कि जैसे ही तुम्हारी फैक्ट्री में कोई जगह खाली हो तो मुझे नौकरी दिलवा देना। उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ था कि हम तुम्हें ज़रूर काम पर लगवा देंगे। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब ना आया था। धक्के खाकर मैंने खुद ही मुख्तलिफ जगहों पर जाने का फ़ैसला किया था
काफ़ी दिन के बाद मुझे एक नौकरी मिल तो गई, लेकिन जिस फैक्ट्री में मुझे नौकरी मिली थी वो घर से काफ़ी फासले पर थी। लेकिन एक अच्छी बात थी कि इनकी एक बस रोज़ाना वर्करों को लेने और छोड़ने आती थी। अम्मी मेरे अकेले आने जाने की वजह से परेशान थी, लेकिन मैंने अम्मी को कह दिया था कि जिस तरह और लड़कियां काम करके अपना गुजारा कर रही हैं, ऐसे ही मैं भी कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी चुप हो गई थी। अभी मुझे फैक्ट्री में जाते हुए 2-3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक एक दिन फैक्ट्री की बस खराब हो गई थी। अभी रास्ता आधा भी ना हुआ था और मैं चूँकि नई थी, इसलिए मुझे रास्तों का इतना पता भी ना था। बस का ड्राइवर कहने लगा कि बस ठीक होने में काफ़ी घंटे लग सकते हैं, इसीलिए इससे पहले कि रात का अंधेरा ज़्यादा फैले, आप लोग अपने अपने घर जाने का बंदोबस्त कर लें। तमाम लड़कियों के घर नज़दीक थे, वो सब एक दूसरे के साथ अपने अपने घर चली गई, लेकिन मेरा तो घर बहुत दूर था और फिर मेरे साथ आने जाने वाली कोई लड़की भी ना थी। शाम का अंधेरा फैलने को था। मैं जल्दी जल्दी पैदल ही घर की तरफ जाने लगी। हर तरफ फैला सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं। अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक मुझे अपने पीछे 3-4 कदमों की चलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 3 औबाश किस्म के लड़के थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। यूं सड़क पर अकेली लड़की को जाता देखकर शायद उन्होंने मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। मेरे हाथों और माथे से पसीने फूटने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मेरी चाल से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि यह लड़की हमें देखकर डर गई है। जब भी आपस में ज़ोर ज़ोर से कह के लगाकर बातें करने लगे। यूं अपने पीछे लड़कों को लगा देखकर मेरे उसान खता हो गए थे, इसीलिए मैं इतनी तेज़ भागने लगी कि मेरे पाँव से चप्पल तक निकल गई थी। इस पास ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई आदमी जिससे मैं मदद मांग सकती। मेरे तेज़ तेज़ भागने पर उन्होंने भी मेरे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया था। फिर मैंने आओ देखा ना ताओ और अपनी चप्पलें वहीं छोड़ी और नंगे पाँव दौड़ती हुई जिस तरफ को रास्ता नज़र आया वहीं पर भागने लगी। कुछ देर तक तो वो लोग मेरा पीछा करते रहे। फिर मेरे एक जगह छुप जाने पर वो काफ़ी देर तक मुझे ढूंढने के बाद वापस चले गए थे। मैं एक झाड़ियों के पीछे छुपी थी। जब काफ़ी देर तक इनकी आवाज़ें मेरे कानों में ना आई, तब थक हार कर मैं इन झाड़ियों से निकली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हर तरफ काला अंधेरा फैला हुआ था। हाथ को हाथ सजाई ना दे रहा था। मैं अभी आगे जाने का सोच ही रही थी, तभी अचानक मुझे वो बुरी औरत मिली जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे न जाने कहाँ लेकर जा रही थी। इसके साथ चलते चलते मैं बहुत दूर तक आगे आ गई थी, लेकिन मुझे कोई सड़क ना मिली थी। थक हार कर मैं इस बुरी औरत से कहने लगी कि अम्मा, आप मुझे ये कहाँ ले आई हैं? फिर इसने अपने चेहरे पर डाली हुई चादर में से मुँह निकाल कर मुझे देखा तो मेरे मुँह से चीखें निकल गई थी, क्योंकि वो कोई बुरी औरत ना थी, बल्कि इसका बेतहाशा खौफनाक चेहरा इसे किसी और दुनिया की मखलूक बता रहा था। इससे पहले कि वह मुझे खींचकर अपने करीब करती, मैंने फौरन ही इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और तेज़ भागने लगी। वो बुरी औरत अपनी लाठी टेकती मेरे पीछे भागती मुझे कह रही थी कि रुको रुको, मेरी बात सुनो, लेकिन मैं इसे मुड़कर भी ना देखना चाहती थी। काफ़ी दूर तक भागने के बाद मेरी हालत और भी बुरी हो रही थी और रात भी मज़ीद गहरी होती जा रही थी। मैं वहीं एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी कि अचानक ही मेरी नज़र एक जगह पर चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। वहाँ पर मौजूद रोशनी इस बात की गवाही दे रही थी कि ज़रूर वहाँ पर किसी न किसी का घर मौजूद है। अगरचे वो रोशनी बहुत दूर थी, लेकिन मैं पैदल चलकर इस तक पहुँच सकती थी। आज की रात अगर मैं किसी घर में गुजार लेती तो सुबह होते ही मैं वापस अपने घर जा सकती थी। यही सोचकर मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। मेरे पाँव जगह जगह से छल गए थे और इनमें से खून भी रस रहा था, लेकिन मुझे किसी की परवाह न थी। बस मैं वहाँ तक जाना चाहती थी जहाँ पर मुझे वो रोशनी दिखाई दे रही थी। दिल में ख्याल आया कि मैं इतनी देर तक घर ना पहुंची होंगी तो अम्मी बेचारी की क्या हालत होगी, और शायद अब्बू तो ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी लड़के के साथ भाग ही गई हूँ। मैं सोचने लगी कि अगर सुबह हो भी गई तो मैं क्या मुँह लेकर घर जाऊँगी। शायद अम्मी अब्बू मुझे कबूल ना करे। यही सोचकर मैं खुद को रोने से बाज ना रख पा रही थी। फिर काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद बिला आखिर मैं इस चमकती हुई रोशनी के पास
पहुंच ही गई थी। हर तरफ सफेद धुआं उठ रहा था और इस धुएं के पास से मुझे नजर आ रहा था कि वहां कोई घर ना था, बल्कि एक ऊंचा लंबा खूबसूरत महल था। ऐसे महलात तो अमूमन मैंने कहानियों और फिल्मों में ही देखे थे। मैं काफी देर तक खड़ी इस खूबसूरती को देखती रही, फिर डरते डरते इस महल का बड़ा सा गेट अपने हाथों से बजाने लगी। अचानक ही गेट खुला, लेकिन इसमें कोई भी इंसान नजर ना आया था। मैं हैरान थी कि क्या गेट खुद खुला है। फिर डरते डरते अंदर दाखिल हो गई। बाहर से नजर आने वाला खूबसूरत महल अंदर से और भी हसीन था। सफेद मार्बल से सजा हुआ खूबसूरत सेहन, कमरे के दरवाजे बिल्कुल सफेद, ऐसे लगता था जैसे चांदी के बने हुए हों। बड़े बड़े फानूस इस महल के हाल के अंदर लगे हुए थे। वहां पर चलने फिरने वाले लोग एक दूसरे से बात तक ना कर रहे थे। कोई आ रहा था तो कोई अपनी धुन में जा रहा था। किसी की नज़र भी मुझ पर ना पड़ी थी। फिर अचानक ही मेरी नज़र हाल में मौजूद तख्त पर बैठी हुई एक दोशीज़ा के ऊपर पड़ी। मैं खुद भी अच्छी शक्ल सूरत की मालक एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो दोशीज़ा तो मुझसे भी कई गुना हसीन थी। मैं कई सानिया तक इसे देखती रही। वो खूबसूरत दोशीज़ा न जाने क्यों आंसू बहाती नहायत गमगीन नजर आ रही थी। अचानक ही इसके पास खड़े हुए एक बड़ी उम्र के मर्द की नज़र मुझ पर पड़ी। जब वो मुझे हैरत से देख रहा था तो मैं नहायत खौफजदा हो गई। मैं सोचने लगी कि शायद वो मुझे यूं बिना इजाज़त इस महल के अंदर आने पर गुस्सा करेगा। वो इशारे से मुझे अपने पास बुला रहा था। अब मेरे पास इसके करीब जाने के अलावा कोई चारा भी ना था। मैं छोटे छोटे कदम उठाती इस तक पहुंच गई। वो हसीन लड़की जो रो रही थी, अब वो भी अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर मुझे देख रही थी। मैं जब इसके पास जाकर खड़ी हुई तो वो मर्द मुझे कहने लगा कि लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम यकीनन एक आदमजाद हो। हम हरगिज़ किसी भी इंसान को अपने महल में आने की इजाज़त नहीं देते। तो फिर तुम कैसे अंदर आ गई? इसकी आवाज़ में एक खौफनाक गरज थी। फिर मैं कांपते हुए लहजे में इसे कहने लगी कि मैं बहुत लाचार और बेबसी की हालत में हूँ। इस वक्त मुझे रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए था। जब भी मैं आपके महल को देखकर यहाँ पर आ गई थी। फिर मैंने रोते रोते इन्हें पूरी बात बताई कि किस तरह से मैं रास्ता भटक कर इस जंगल में आ गई थी और मेरे पीछे खतरनाक गुंडे पड़े थे। वो लड़की भी मेरी कहानी बड़े गौर से सुन रही थी। फिर इस बड़ी उम्र वाले आदमी से कहने लगी कि अब्बा, ये लड़की मजबूर और बेबस नजर आती है। आप इसे एक रात के लिए इस महल में रुकने की इजाज़त दे दें। इस लड़की के मुंह से ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। फिर वो आदमी मुझसे कहने लगा कि क्या तुम कुंवारी हो या फिर शादीशुदा? मैं इस आदमी के इस सवाल से हैरान हो गई थी। फिर कहने लगी कि अभी शादी नहीं हुई, अभी मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है। फिर मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि हमें एक कुंवारी लड़की की ज़रूरत थी। आज वो तुम्हारी सूरत में पूरी हो गई। अगर हम तुम्हें गोश्त की मालो दौलत और जेवरात दें और बदले में तुमसे एक काम करने का कहें तो क्या तुम हमारी बात मानोगी? मैं इनकी बात सुनकर डर गई थी, लेकिन बहुत सी दौलत पाने की ख्वाहिश ने मेरे दिल ने कहा कि मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। इसलिए मैंने बगैर सोचे समझे इस बड़ी उम्र वाले आदमी से कह दिया कि मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मुझे इस वक्त बहुत से पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मेरे सर पर कोई बड़ा भाई नहीं और दूसरी तरफ मेरे अब्बू को एक लंबे और महंगे इलाज की ज़रूरत है। फिर वो बड़ी उम्र वाला आदमी मुझसे कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम हमारी बात मानने पर राज़ी हो तो तुम आज हमारे महल की शाही मेहमान हो। हम तुम्हें इतनी इज्जत देंगे कि कभी तुम्हें किसी इंसान ने भी ना दी होगी। अब तुमने हमारी बात मानने का कह दिया है तो हम तुम्हें ये बात बता देते हैं कि आखिर हम तुमसे क्या करवाना चाहते हैं। ये कहकर इसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया और फिर मुझे कहने लगा कि ये मेरी बेटी जिनजादी अमाला है। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि तुम्हारे सामने नजर आने वाले हम इंसान नहीं बल्कि जन्नात हैं, बल्कि ये पूरा महल ही जन्नती महल है। मेरी बेटी जिनजादी अमाला ने अपनी पसंद की शादी एक दूसरे कबीले के जिनजादे से की थी, लेकिन वहाँ पर एक खतरनाक शैतानी जिनजादी रहती थी जो इस दिन जिनजादे से मोहब्बत करती थी। इसने हसद और जलन में आकर मेरी बेटी के ऊपर ऐसा खतरनाक अमल करवाया कि वो अब माँ बनने के काबिल नहीं। अब ये बात सोचकर मेरी
जिनजादी बेटी दिन रात रोती है, लेकिन इसके शौहर को हर हालत में एक बच्चा चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर अंदर इसे बच्चा ना हुआ तो वो मेरी बेटी जिनजादी को छोड़कर इस शैतानी जिनजादी से शादी कर लेगा। अगर हम किसी दूसरी जिनजादी से बच्चा पैदा करवाते हैं तो ये बात इस जिनजादे को मालूम हो जाएगी। लेकिन तुम एक आदमजाद हो और अगर तुम हमारा ये काम कर दोगी तो हम तुम्हें इस काम के बदले में बहुत सा मालो दौलत और जेवरात देंगे। मेरे पास बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जिसकी वजह से मैं अमल करके ये राज सारी दुनिया वालों से छुपा कर रख सकता हूँ कि तुम भी ये बात किसी को नहीं बताओगी और मेरी बेटी जिनजादी अमाला को एक बच्चा पैदा करके दोगी। इनकी बात सुनकर तो मैं गिरने को ही थी कि भला मैं एक कुंवारी लड़की इस जिनजादी अमाला को कहाँ से एक बच्चा दे सकती थी। फिर मुझे परेशान होता देखकर वो कहने लगा कि इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। हमारे महल में एक ऐसा जादुई फल है जिस खाने से कोई भी आदमजाद हामला हो सकती है। तुमने ये फल 3 दफ़ा खाना है और फिर ठीक 3 महीने बाद तुम एक बच्चा करके मेरी बेटी को दे देना। इस तरह से मेरी जिनजादी बेटी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी और तुम्हारी ज़रूरत मैं पूरी करूँगा, वो भी तुम्हें बेतहाशा दौलत और मालो जेवरात देकर। मैंने बगैर सोचे समझे इन्हें हाँ कर दी थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतना बड़ा काम करवाने वाले हैं। भला ये कैसे हो सकता था कि मैं इस महल में आकर बुरी तरह फंस गई थी, लेकिन वो जिनजादी अमाला मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। अब मैं डर भी रही थी कि अगर मैंने इन्हें मना कर दिया तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करते। हो सकता है कि वो मुझसे मारकर वहीं किसी जंगल में फेंक देते। मुझे यूं खामोश देकर वो जिनजादी मुझे कहने लगा कि देखो तुमने काम करने की हामी भर ली है, अब अगर तुम इससे इनकार करती हो तो याद रखना मैं इनकार करने वालों के साथ बहुत बुरा सलूक करता हूँ। अब इसके सिवा मेरे पास कोई चारा ना था कि मैं इनकी बात मान लेती, इसीलिए खामोशी से मैंने कह दिया कि ठीक है, मैं ये बात मानने के लिए हाँ करती हूँ। मेरे हाँ करने की देर थी कि अचानक ही महल में जश्न का समा पैदा हो गया। तभी इस बुरे जिनजादे ने अपने महल के नौकरों को बुलाया और इन्हें कहने लगा कि फ़ौरन ही इस लड़की के लिए खूबसूरत रेशमी लिबास तैयार करवाया जाए और एक लजीज खानों का दस्तरख्वान इसके सामने पेश किया जाए। मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि वो सब लोग मेरी इतनी आवभगत क्यों कर रहे थे। बदले में मैं भी एक ऐसा काम करने जा रही थी जिससे मुझे बहुत खतरा था। थोड़ी ही देर बाद मेरे फटे पुराने कपड़े तब्दील हो चुके थे। मेरे पाँव में 1 इंच की खूबसूरत जूती और सर पर नगीनों से सजा एक ताज रखा था। फिर वो जिनजादी अमाला मेरा हाथ थाम कर मुझे एक बड़ी सी टेबल के पास ले गई जिस पर लजीज खानों की खुशबू मेरी भूख को जगा रही थी। मैं इस शहजादी जिनजादी के बराबर में बैठ गई और इस के साथ खाना खाने लगी। वो सब मेरी हाथ सुनकर बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बुरी तरह से इनके दरमियान फंसा चुकी थी। यूं ही रात गुजर गई और पता ही न चला। फिर जैसे ही मेरे जाने का वक्त हुआ तो इस बूढ़े जिनजादे ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, तुम आज यहाँ से चली जाओगी, लेकिन याद रखना ठीक 3 महीने बाद तुम्हें यहाँ पर दोबारा आना होगा। अगर तुम यहाँ ना आई तो हम तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। ये देखो तुम्हारे सामने एक थाली रखी हुई है जिसमें एक सुर्ख सब्ज और पीले रंग का फल रखा है, वो तुमने एक एक करके खा लेना है। इन फलों के बीजों में से एक राज छुपा है, जो भी इन फलों को खाता है वो एक जिनजादे को पैदा करके दे देता है। आज से तुम्हारी कोख में भी मेरी जिनजादी अमाला का बच्चा जन्म लेना शुरू कर देगा। इस जिनजादे की बातें इंतहाई खौफनाक थी। मैं हरगज इन फलों को खाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मजबूरी थी। अगर ना खाती तो शायद वह मुझे वहीं कत्ल कर देते। दिल ही दिल में रोते हुए मैंने इन फलों को उठाकर खा लिया। मैं इनसे पूछना चाहती थी कि इन फलों के खाने से मेरी सेहत पर कोई असर तो ना पड़ेगा, या किसी को ये बात पता तो ना चलेगी कि मेरी कोख में एक जिनजादी औरत का बच्चा पल रहा है। लेकिन मैं इतनी खूबसूरत थी कि इनसे ये बात पूछ ही ना सकी। खौफजदा थी कि इनसे ये बात पूछ ही ना सकी। मेरे फल खाने के बाद वो बूढ़ा जिन ज्यादा और इसकी बेटी बड़े शातिर अंदाज में मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी गेम मेरे साथ खेल ली हो। फिर मैंने इससे इल्तिजा की कि अब मैं हर घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक रात घर से बाहर गुजारने पर ना जाने मेरे घर वाले मुझे कबूल करेंगे या नहीं।
और मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं पता। फिर इसने एक इशारा किया और एक जिन ज़्यादा उड़ता हुआ आया और इस महल के सरदार के पास पहुँच गया। इसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जो इसने मुझे थमा दिया और कहने लगा कि तुमने हमारा आधा काम किया है, इसलिए तुम्हारा आधा इनाम है। जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर तुम्हें इससे भी बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। मैंने इस थैले को खोलकर देखा तो हैरान रह गई। खूबसूरत कीमती हीरों और सोने जवाहरात से भरा हुआ वो थैला खासा कीमती लग रहा था। फिर वो बूढ़ा जिनज़ादा मुझे कहने लगा कि अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें कबूल ना करें तो ये थैला इनके हाथ में थमा देना, वो वहीं चुप हो जाएंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के रहने वाले इंसान किस कदर लालची और दौलत के रसिया है। ये दौलत इनका मुंह बंद करने के लिए काफ़ी होगी। मुझे इस बुरे जिनज़ादे के ऊपर बहुत गुस्सा आया जो मेरे घर वालों के बारे में ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी थी, मैं इसे क्या कह सकती थी। फिर थोड़ी ही देर बाद जब मैं वहाँ से रुखसत हो रही थी तो इस सरदार का एक नौकर जिनज़ादा मुझे मेरे घर की जानब लेकर जा रहा था। इसने मुझे आंखें बंद करने को कहा और फिर ऐसा लगा जैसे मेरा वजूद हवा में मुअल्लक हुआ। अब मैं उड़ती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। फिर इसने मुझे गली के पास उतारा और खुद वहाँ से गायब हो गया। मैंने इस थैले को अपनी चादर के नीचे छुपा लिया था, लेकिन जैसे ही मैं घर के करीब गई तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मेरे घर के बाहर तो रश लगा हुआ था। शायद मेरी गुमशुदगी की वजह से सारे ही महल्ले वाले जमा थे। फिर मैं नज़रें झुकाकर जब अपने घर में जाने लगी तो लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं पसीना पसीना वजूद लिए जब घर में दाखिल हुई तो मुंह से देखते ही अम्मी मुझे कोसने लगी और कहने लगी कि तूने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया, अब मैं किस किस को क्या जवाब दूंगी। तू न जाने कहाँ अपनी रात गुजार कर आई है मनहूस, तू पैदा होते ही मर क्यों ना गई। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर तो जैसे मैं मरने को ही थी। फिर अचानक ही हमारे बस का ड्राइवर हमारे घर में आया और मेरी अम्मी को कहने लगा कि बहन आप इस बच्चे को मत मारिए, इसकी गलती नहीं, कल मैंने ही आधे रास्ते में सारी लड़कियों को उतार दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये बच्ची नहीं है और रास्ते का इसे मालूम नहीं। पता नहीं बेचारी बीच रास्ते में कहाँ भटकती फिर रही होगी। ये तो बहुत मासूम लड़की है, कभी नज़र उठाकर किसी लड़के को देखती तक नहीं। वो बुजुर्ग ड्राइवर खूब ऊंची ऊंची आवाज़ में मोहल्ले वालों के सामने और मेरे अम्मी अब्बू के सामने मेरे किरदार की गवाही दे रहा था। मैं जो पहले रो रही थी अब हैरत से आंखें फाड़े इस ड्राइवर की बातें सुन रही थी। दिल में सोचने लगी कि इसे कैसे पता चला कि मैं इस वक्त घर पर आ गई हूँ। तभी अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ये ड्राइवर के रूप में कोई जिन ज़्यादा तो नहीं हो सकता है कि इस बुरे जिनज़ादे ने इसे मेरी मदद करने के लिए यहाँ भेजा हो। लेकिन इस तरह से मेरे किरदार की गवाही देने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि सारे मोहल्ले वाले मेरी अम्मी अब्बू को ये समझा रहे थे कि हाँ ये ड्राइवर सही कह रहा है, देखो बच्ची को मारो मत, तो हो सकता है कि ये बेचारी किसी मुश्किल या परेशानी में गिरफ्तार हो गई हो। यूँ सारे मोहल्ले वालों के सामने बात खुल गई थी और अब अम्मी भी मुझसे गले लगाकर प्यार कर रही थी। मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी कि शुक्र है कि जान की खलासी हो गई, वरना ना जाने मेरे साथ क्या सलूक होता। अब अम्मी ने मुझे फैक्ट्री जाने से साफ मना कर दिया था और कहने लगी कि अगर तुम्हें नौकरी करने का इतना ही शौक है तो किसी स्कूल में पढ़ा लो। फिर इनकी बात मानकर मैंने एक स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी थी। इस बुरे जिनज़ादे का दिया हुआ थैला मैंने अभी तक किसी को भी ना दिखाया था। अब अबू को भी फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और जब मैं स्कूल से एक दिन घर वापस आई तो वो थैला अम्मी को दिखाने लगी कि अम्मी मुझे ये रास्ते से मिला है, ना जाने किसका है। फिर अम्मी ने वो थैला खोलकर देखा तो मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगी कि इसमें तो जेवरात भरे हुए हैं, हो सकता है कि किसी इंसान का गिर गया हो, कोई ज़रूर इसे बेचने का इरादा रखता होगा, लेकिन इसके ये जेवरात गुम हो गए हो। मैं कहने लगी कि नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता कि यह किसी से गुम हुआ होगा, बल्कि ऐसा लगता है कि किसी चोर वगैरह ने इसे कहीं से चोरी किया होगा और भागते वक्त इसने ये गिरा दिया होगा। अम्मी मेरी इस बात से मुत्तफिक हो गई थी और नहायत खुश नज़र आ रही थी। कहने लगी कि अच्छा है, शायद अल्लाह ने हमारी किस्मत ऐसे ही खोल दी, क्यों ना इसे बेचकर हम तुम्हारे अब्बू का इलाज करवा लेते हैं और घर की थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें भी ले आते हैं। देखो तो सही घर की हालत क्या हो रही है। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी जो करना है कर लो, अब ये आपका ही है।
सब कुछ। मैं अम्मी को यूं कुछ देखकर खुश थी, ये जाने बगैर कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। और फिर कुछ दिनों बाद ही इस जिनजादे के महल में खाए हुए फलों का नतीजा मेरे सामने आने लग गया। मैं देख रही थी कि मेरा पेट दिन ब दिन तेजी से फूलता जा रहा था। जो जो दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे मेरा पेट यूं भरने लगा जैसे अभी इसमें से कोई बड़ा सा बच्चा बाहर आ जाएगा। अब मैं दिन रात परेशान रहने लगी कि मैं स्कूल में भी पढ़ाने जाती थी, इसीलिए बड़ी सी चादर से अपनी आप को ढांप कर रखती। वो जब मैं ये चादर स्कूल में ओढ़ कर जाती तो मेरी साथ ही टीचर्स मुझे कहती कि ज़ारा तुम्हें गर्मी नहीं लगती, तुम इतनी गर्मी में भी इतनी बड़ी चादर ओढ़ कर रखती हो। लेकिन मैं इनके सामने मुस्कुरा देती और बहाना बना देती कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अब मैं बहुत परेशान रहने लगी। फिर एक दिन मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी कि अपी आपको क्या हुआ है, आप कुछ अजीब सी लग रही हैं। इसके मुंह से ये बात सुनकर मैं घबराकर अपने आप को ढांपने लगी और कहने लगी कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, शायद गर्मी की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर लो रहने लगा है। ये बात अम्मी ने सुन ली थी, फौरन ही मेरे पास आई और कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अम्मी की बात सुनकर मैं घबरा गई और कहने लगी कि नहीं अम्मी, मुझे डॉक्टर के नहीं जाना, बस आप मुझे शरबत बनाकर दे दें, मैं वही पी लेती हूँ। अम्मी मेरी बात से मुतमिन ना हुई थी, बल्कि मुझे इसरार करती रही कि चलो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के लेके चलती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी को कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे मेरी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा था। अब तो साथ ही टीचर्स भी मुझे अजीब सी नज़रों से देखा करती थी। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो सरदार जिनजादा और उसकी बेटी जिनजादी अमाला मेरी शिद्दत से मुंतजर होंगी कि मैं कब ये बच्चा जन्म देकर इनके हवाले करूं। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए अभी मुझे बहुत कुछ झेलना था। अब तो मैं नहायत ही परेशानियों का शिकार रहने लगी थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों अपने हालात बदलने के लिए सब कर रही हूँ। जी तो चाह रहा था कि किसी आमल या मौलवी के पास जाकर अपनी इस परेशानी से छुटकारा पा लूँ, लेकिन मुझे इन जिन्नात से बहुत डर लगता था। न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करते। फिर एक दिन स्कूल में बहुत देर होगी, मैं घर की तरफ आ रही थी कि अचानक एक कुत्ता मुझे देखकर भौंकने लगा। अब वो मेरे पीछे पीछे भौंकता हुआ आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। मैं अजीब सी उलझन का शिकार बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। जैसे ही कमरे में आकर लेटी तो अचानक ही मुझे एक साया सा अपने साथ खड़ा हुआ नजर आया। मैं इस साए को देखकर डर गई थी। फिर मेरे कानों में आवाज़ आई कि शहजादी आप डरे मत, मुझे इस सरदार जिनजादे ने आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ रखा हुआ है। अगर आपको कभी भी कोई परेशानी हो, मैं आपके साथ हर वक्त मौजूद रहूँगा। इसे अपने सामने यूँ खड़ा देखकर मैं इंतहा खौफजदा हो गई थी। इसका मतलब था कि मैं अपने लिए कुछ कर भी ना सकती थी। इसने तो एक चौकीदार मेरे साथ रखा हुआ था। इस जिनजादे की सूरत में अब दिन ब दिन मेरा वजूद फैलता जा रहा था, जिसे मैं छुपा छुपा कर थक गई थी। अब अम्मी ने इनसे जेवरात को बेचकर अब्बू का इलाज करवाना शुरू कर दिया था, इसलिए इनकी तवज्जो मुझ पर ज़्यादा ना थी। अगर वो मुझे ऐसी हालत में देख लेती तो सवालात का वो सिलसिला खड़ा हो जाता जिसका मेरे पास कोई जवाब ना था। अब्बू 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहे, फिर वो अपना इलाज कराकर घर आ गए थे। मेरी इस हालत को भी 2 महीने गुजर चुके थे और अब आखिरी महीना था। फिर मेरी इस अजाब से जान छूट जानी थी। अब अम्मा घर पर ही होती और 24 घंटे वो मुझ पर नज़र रख रही थी कि मुझसे पूछती रहती कि तुझे क्या होता जा रहा है जो तू इतनी सुस्त और काहल नज़र आती है। मैं इन्हें हिले बहाने करके टाल दिया करती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं शहर में बैठे बैठे बेहोश होकर चारपाई पर गिर गई। जब होश आया तो मैं डॉक्टर के एक क्लिनिक में लेटी हुई थी। अपने आप को देखकर मैं बेतहाशा खौफजदा हो गई थी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं जिस राज को 2 महीने से छुपाती आई हूँ, आज ये डॉक्टर ने अम्मी के सामने इस राज को अया करने वाली है। फिर डॉक्टर ने अम्मी और मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि आपकी बच्ची को भी ज़ाहिर कोई तकलीफ़ नहीं है, शायद ये कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई थी, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर जैसे ही मैं डॉक्टर रानी के पास से उठकर
आने लगी तो वो मुझे अजीब तरीके से देखकर मुस्कुराने लगी। मैं इसके मुस्कुराने का मतलब हरगिज ना समझती अगर वो पीछे से धुआं बनकर गायब ना हो जाती। मैं एकदम छल्ले पर थी और समझ गई कि ये ज़रूर इसी जिनजादे सरदार की कारस्तानी है जो डॉक्टरानी के रूप में यहाँ पर एक जिनजादी बैठी हुई थी। अब मैं अम्मी के साथ घर आ गई थी। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था। अब घर के हालात बेहतर होते जा रहे थे और अब्बू अम्मी से इसरार कर रहे थे चूँकि मेरी तबीयत बहुत ठीक है तो मैं दोबारा से काम पर जाना चाहता हूँ। लेकिन अम्मी ने इन्हें कह दिया था कि अभी मज़ीद इलाज कराना बाकी है, इसीलिए अभी आपका घर पर रहना ही ठीक है। फिर एक दिन एक औरत जो अम्मी की जानने वाली थी और दाई वगैरह का काम करती थी, वो हमारे घर आ गई। मुझे उठते बैठते वो बड़े गौर से देख रही थी। इसकी नज़रों से मुझे शदीद उलझन महसूस हो रही थी। फिर वो अम्मी से कहने लगी कि जमीला, तेरी बेटी के साथ मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं होते। ऐसे लगता है कि ये कोई चांद चढ़ाने वाली है। अम्मी इसकी बात सुनकर हैरान हुई। फिर कहने लगी कि तू ऐसा क्यों बोल रही है? तो कहने लगी कि तूने इसका पेट नहीं देखा, दिन ब दिन किस कदर फूलता जा रहा है। क्या तूने इसे डॉक्टर से दिखाया है? इसकी शक भरी नजरें मेरे वजूद पर थी और मैं अपने आप में सिमटी कमरे में भाग गई थी। फिर वो खुद ही उठकर मेरे पीछे आई और अम्मी से कहने लगी कि आज मैं तेरी बेटी को चेक करती हूँ। मुझे इसके ऊपर शक है कि ये ज़रूर कोई कारनामा करके आई है। अब अम्मी और इसने पकड़कर मुझे चारपाई पर लटाया और वो ज़बरदस्ती मुझे चेक करने लगी। फिर हैरत से चीखने लगी कि इसको फ़ौरन ही किसी कुएं में धक्का दे दो क्योंकि ये तुम्हारी बदनामी का बायस बनने जा रही है। इसके पेट में तो किसी का बच्चा पल रहा है। मैं रोते रोते अम्मी को कहने लगी कि नहीं अम्मी, ये झूठ कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इस दाई ने मेरे वजूद पर से वो चादर खींचकर अम्मी को पक्का सबूत दे दिया था। अम्मी मुझे खूब पीट रही थी और कहने लगी कि जा दफ़ा हो जा मेरे घर से, इससे पहले कि तेरा बाप ये सारी हकीकत जान जाए और वो मुझे तलाक दे दे तो पहले ही यहाँ से निकल जा। मैं अम्मी को रो रो कर कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं, ये दाई आपसे गलत बयानी कर रही है। लेकिन अम्मी मेरी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं रोती हुई घर से निकलकर बाहर गली में जा रही थी कि गली में आने जाने वाले लोग मुझसे हैरत से देख रहे थे कि ये लड़की इस तरह से क्यों रोती हुई जा रही है। चादर को मैंने अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेट रखा था। अम्मी शायद ये समझ रही थी कि मैं जिस रात में घर से गायब थी इसी रात को मैंने कोई कारनामा किया था। अब इस बुरे जन्नात और इसकी बेटी जिनजादी अमाला की वजह से मेरी ज़िंदगी इस अजाब में फंस गई थी। मैं तो अम्मी और अब्बू का भला करने जा रही थी लेकिन ये नेकी तो मेरे ही गले पड़ गई थी। चलते चलते मेरी हालत नहायत ख़राब होगी और फिर मैं थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक ही ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वही जिनज़ादा चौकीदार मेरे सामने खड़ा था। फिर वह मुझसे कहने लगा कि हमारे सरदार ने मुझे ख़ास तौर पर हुक्म दिया था कि मैं आपका भरपूर ख्याल रखूं। अगर आप कहें तो मैं इस दाई को अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। उन्होंने जो आपको इस कदर तंग किया है, मैंने इससे साफ मना कर दिया और कहने लगी कि तुम किस किस को सबक सिखाओगे। अब तो पूरी दुनिया को ही मेरा राज पता चल गया है। मैं काफ़ी देर तक इस दरख्त के नीचे बैठकर रोती रही। फिर वो जिन ज़्यादा मुझे कहने लगा कि आप हमारे महल में आ जाएं। जब तक आपकी ये हालत है वहाँ पर आप आराम से रह सकेंगी। इसकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई भी चारा ना था। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं हवा के दोष पर उठती हुई इस जिनजादे के साथ वापस इस महल में जा रही थी। जब मैं वहां जाकर बैठी तो वो बुरा जिन ज़्यादा मेरे पास आ गया और कहने लगा कि तुम तो अपने घर वालों के साथ इतनी बड़ी नेकी करने जा रही थी, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। फिर मैं गुस्से से इस बुरे जिनजादे को कहने लगी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही तुम मुझे इस अजाब में फंसाते और ना ही मेरे साथ ये सब होता। तो वो कहने लगा कि इसके बदले में मैंने तुम्हें बहुत से कीमती जेवरात भी दिए थे जो तुमने अपनी माँ के हवाले कर दिए, लेकिन फिर भी देखो इसने तुम्हारे साथ ज़रा अच्छा सलूक नहीं किया। अभी पूरी तरह बदल चुकी थी, इसीलिए खामोशी से बैठ रही थी। अब जितने दिन तक मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार थी मुझे वहाँ पर ही रहना था। महल में एक से एक खाने पीने की चीज़ें और रसीले फल फ्रूट मेरे सामने पेश किए जाते और मेरी यूँ खिदमत की जाती जैसे मैं वहाँ मलका आलिया हूँ।
अब मैं यहाँ रह कर तंग आ गई थी, जल्द से जल्द अपनी दुनिया में जाना चाहती थी। लेकिन मुझे इतना पता था कि अब अम्मी और अब्बू ने मुझे हरगिज़ कबूल नहीं करना है। फिर एक दिन जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दाएं बाएं बहुत से लोग खड़े हों। मैं गुनूदगी में थी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं उछल पड़ी। वो सब बेतहाशा खुश नज़र आ रहे थे। मैंने देखा कि जिनजादी अमाला की गोद में एक नन्हा सा बच्चा था जो पैदाइशी बच्चे की तरह होता है। इसे पाकर वो नहायत खुश नज़र आ रही थी। फिर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मुबारक हो, आज मेरा सपना तुमने पूरा कर दिया। ये देखो, पूरे 3 महीने बाद मेरा जिनज़ादा बच्चा मेरे पास आ गया है। मैं सबको हैरत से देख रही थी क्योंकि ये बच्चा कैसे पैदा हो गया जब मुझे कोई तकलीफ ही ना हुई। जब मैंने ये बात इस दिन जिनज़ादे से पूछी तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें कोई तकलीफ़ ना होने दी क्योंकि तुम मेरी वजह से पहले ही बहुत मुसीबतें उठा चुकी हो। इसलिए मैंने अपने अमल की ताकत से वो तमाम दर्दों को जो आनी थी तुम्हारे अंदर पैदा होने वाले थे, इन जन्नात की बातें वही समझ सकते थे। मेरे तो शदीद आसान भी समझ नहीं आ रही थी, दर्द हो रहा था। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रहना ना चाहती थी, इसीलिए इस सरदार की मिन्नतें करने लगी कि अब मैंने आपका काम कर दिया है, इसलिए मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती हूँ। बुरा जिनज़ादा मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में भेज दूंगा, लेकिन तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, इसलिए मैं तुम्हें अनाप के साथ साथ अपनी थोड़ी सी ताकत भी देना चाहता हूँ ताकि तुम हर चीज़ का मुकाबला बखूबी कर सको। फिर मैं इससे कहने लगी कि मुझे ताकत की ज़रूरत नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से मेरे अम्मी अब्बू वापस मुझे अपने साथ रख लें और जैसे मैं पहले रहती थी वैसे ही रहूँ। इनके साथ ही इस बुरे जिनज़ादे ने मेरी बात मान ली थी। फिर मेरे कहने पर इसने अपना अमल करके मुझसे ये बताया कि इसने ये कोशिश की है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू का दिल बदल जाए, इसलिए तुम घर जा सकती हो। अब इसने वादे के मुताबिक मुझे बहुत सी कीमती ज़ेवरात और तोहफे तोहफ़ देकर रुखसत कर दिया था। मैं कुछ घबराई हुई सी घर जा रही थी क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि कहीं अम्मी अब्बू मुझे धुतकार ना दें। फिर जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो अम्मी ने मुझे भागकर गले लगा लिया और कहने लगी कि इस दाई ने जो भी कहा था वो सब झूठ था। मैं इसकी बातों में आ गई थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। जब तुम यहाँ से चली गई थी तो वो पीछे से आकर कहने लगी कि इस दिन मुझे गलतफहमी हो गई थी, तुम्हारी बेटी के अंदर कोई ऐसी बात ना थी। मैंने तुम्हें जगह जगह ढूंढा लेकिन तू मुझे कहीं भी ना मिली। मैं समझ रही थी कि शायद तुम किसी शेल्टर होम वगैरह में जाकर रह रही हो, लेकिन मैंने शहर के हर शेल्टर होम से मालूम कर लिया था, लेकिन तुम कहीं पे भी ना मिली। मैं खुश थी कि अम्मी अब्बू का दिल अब्बू पूरी तरह बदल गया था। फिर इस जिनज़ादे का दिया हुआ खजाना मैंने अपने कमरे में छुपा कर रख दिया और चाहती थी कि इसे वक्त पर ही इस्तेमाल करूंगी। यूं ही करते करते कुछ अरसा गुजर गया। मैं दोबारा से स्कूल पर आ रही थी। छोटी बहनों ने भी मुझे कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। छोटी बहन को ब्यूटी पार्लर का काम करने का बहुत शौक था। वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोलूँ। इसका ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं कहने लगी कि ठीक है, ये तुम्हारा ख्वाब ज़रूर पूरा होगा, हमें हर सूरत पूरा करके रहूँगी। वो ये नहीं जानती थी कि मेरे पास इन जिनज़ादे का दिया हुआ खजाना मौजूद है। फिर मैंने देखते ही देखते अपने घर की ऊपरी मंजिल पर एक शानदार ब्यूटी पार्लर बनवा दिया। अम्मी अब्बू हैरान थे कि स्कूल की इतनी सी तनख्वाह में इसने इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर अपनी छोटी बहन को कैसे बनाकर दे दिया। फिर एक दिन जब मैं अकेली कमरे में लेटी हुई थी तो अचानक ही मुझे किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर मैं हैरान थी। इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र ना आया, लेकिन अचानक ही कमरे के पर्दे के पीछे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ कोई खड़ा है। मैं जैसे ही चारपाई से उठकर पर्दे के पास गई तो पर्दा ऐसे हिला जैसे किसी ने इसे पीछे से हिलाया हो। मैंने जल्दी से पर्दे को हटाकर देखा। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई क्योंकि वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो मुझे हंसते हुए देख रहा था। मैं समझी कि शायद ये किसी मोहल्ले पड़ोसन का बच्चा है जो यहाँ कमरे में आ गया है, लेकिन इसकी बात सुनकर मैं हैरान थी। जो मुझे कह रहा था कि अम्मी आप कैसी हैं। मैं हैरान थी कि ये मुझे अम्मी क्यों कह रहा है। फिर मैंने इसे डांटते हुए कहा कि कौन अम्मी, तुम मुझे अम्मी क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से खिलखिलाया और कहने लगा कि नहीं, मैं जानता हूँ तुम ही मेरी माँ हो, तुमने ही मुझे पैदा किया है। इसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
फिर मेरे देखते ही देखते वो धुआं भरकर मेरे सामने से गायब हो गया। अब मैं शदीद खौफजदा थी और दिल ही दिल में इस बूढ़े जिनजादे को याद करने लगी। फिर अचानक ही वो मेरे सामने आया तो मैं इससे शिकायत करने लगी कि तुमने इस बच्चे को मेरे पास क्यों भेजा। तो वो कहने लगा कि मैंने इसे लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है वैसे ही ये जान गया है कि तुमने ही इसे पैदा किया है। फिर मैं इसके सामने रोने लगी और इससे कहा कि अगर ये ऐसे ही मेरे सामने आता रहा तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकूंगी, क्योंकि बार बार मुझे ये बात याद आती रहेगी कि इस रात इस महल में जाकर मैं क्या कारनामा करके आई थी। फिर इस बूढ़े जिनजादे ने मुझसे वादा लिया कि अब दोबारा ये तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तुम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकती हो। इसकी बात सुनकर मैं मुतमिन तो हो गई, लेकिन दिल में अब भी डर था। कुछ ही दिनों बाद घर में रुपये पैसे की रेल पेल हो गई थी। हालांकि इस बूढ़े जिनजादे और इसकी बेटी का दिया हुआ काफ़ी खजाना मेरे पास मौजूद था, लेकिन फिर भी मैं इसे संभाल कर खर्च कर रही थी। फिर अचानक ही कुछ लोग मेरा रिश्ता लेकर अम्मी अब्बू के पास आए। मैं इन्हें देखकर हैरान थी, क्योंकि इनके साथ मेरी एक स्कूल टीचर भी थी जो यकीनन अपने भाई का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी। वो लोग ज़्यादा अमीर ना थे, लेकिन शरीफ बहुत थे। वैसे भी दौलत का मुझे क्या करना था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सी दौलत मौजूद थी। फिर अम्मी अब्बू ने लड़के की शराफत देकर मेरा रिश्ता इसके साथ पक्का कर दिया। अब मुझे जल्द ही इस घर से रुखसत हो जाना था। मैं खुश थी कि अब्बू का दिल मेरी तरफ से बदल गया था। वो भी देख रहे थे कि किस तरह से मैंने बिना किसी लालच के घर के एक एक फर्द की हर ख्वाहिश पूरी की थी। मैंने अपने लिए ना कोई सपना देखा था और ना ही कभी किसी चीज़ की फरमाइश की थी, लेकिन मैं खुश थी कि बिना बोले ही मुझे सब कुछ मिल गया था। ये नाजरीन, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब